नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान की हालत देखिए, बिना पानी के कैसे बिल बिला रहे हैं, रोज राग अलाप रहे हैं। भारत सरकार को चार चार चिट्ठियां लिख चुके हैं कि किसी ना किसी तरीके से सिंधु वाटर ट्रीटी को बहाल किया जाए। और दूसरी तरफ अब यही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है, यानी कि भारत दोनों पड़ोसियों पर हाइड्रो बम फोड़ने की तैयारी में है। देखिए, पाकिस्तान में तो अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिसको भारत ने बोल दिया कि ये इलीगल है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टियों की सहमति इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने हिसाब से कोई भी पैनल बैठा दे और उससे कोई वर्डिक्ट होता है। तो भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। एंड आपने देखा है कि अमित शाह जी ने बोल दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी है, हम उसको एक तरह से हरियाणा और राजस्थान की तरफ मोड़ने वाले हैं। और किशन गंगा और रतले डैम को वो आपने देखा ही है, वो जहाँ पे भी उसका जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, कैनाल का विड्थ बढ़ा रहे हैं और भी जो भी मेजर्स है वो लेते जा रहे हैं। डीसिल्टिंग भी चालू कर दी है। डीसिल्टिंग से आप ये देखेंगे कि इतने साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई। डीसिल्टिंग होने के बाद भारत बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएगा। और उसी हिसाब से आपको ध्यान है कि गंगा वाटर ट्रीटी जो हमने बांग्लादेश के साथ साइन की है 1996 में, वो खत्म होने वाली है 2026 में। अब भारत ने उनको बोल दिया है कि 10 साल की ट्रीटी होगी। और इसमें पहले क्या होता था, हम उनको पहले पानी देते थे और फिर बाद में हम यूज करते थे। अब बिहार के सीएम ने भी बोल दिया कि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और बंगाल की सीएम भी एक तरह से आप देखिए, वो भी एक ही सुर में बोल रही है। तो भारत सरकार को इजी हो गया है। और अब भारत सरकार क्या करने वाली है, पहले पानी अपने लिए रखेगी, फिर बांग्लादेश को देगी। पहले की ट्रीटी में क्या था, अभी जो चल रहा था, मार्च से लेके मई के बीच में वहाँ पे गर्मी का सीजन होता है, जिसके कारण पानी का भाव कम हो जाता है। उसमें बताया जाता था मैक्सिमम पानी हम बांग्लादेश को देते थे। तो बांग्लादेश उसको यूज करता था इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, फिश के लिए। जो हिल्सा फिश है आपको मालूम है, जिसको बैन कर दिया था, वो भी उसी समय उसका प्रोडक्शन करते थे, मतलब मराइन प्रोडक्शन करते थे। सबको खत्म करने वाला है। भारत ने बोल दिया कि हम ये कुछ नहीं करने वाले, आप देख लेना। और इसी हिसाब से दोनों जने खिसाए हुए हैं। और भारत का ये जो वाटर बॉम्ब है, ये इन दोनों का जो है, ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। अब हमने आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले हमने पानी छोड़ दिया। जब ऐसा था कि हमारे डैम्स में पानी बढ़ गया था, तो हमने पानी छोड़ दिया। और उसका बहाव ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स जैसी सिचुएशन आ रही है। हमने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने देखा कि 10 से 15 लोग जो थे बहा गए हैं। अब पहले क्या होता था, हम एडवांस वार्निंग देते थे कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, कितना क्वांटम में छोड़ने वाले हैं उनको। अब हम उनको कोई वार्निंग नहीं दे रहे, हमारा मर्जी हो रहा है तब हम छोड़ रहे हैं। जिसके कारण उनकी पैदावार का फर्क पड़ रहा है, उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे फर्क पड़ रहा है। इवन उनके न्यूक्लियर प्लांट में जो पानी चाहिए उसके मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सारे जो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स है पंजाब प्रोविंस में है। और पंजाब प्रोविंस में ही पानी की जरूरत होती है, तो उसको कूल करने के लिए, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको हो चुका है। अब देखिए, बिलावल भुट्टो ने तो बोल ही दिया है कि हम एक और एक युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार हम 3 नदी का पानी और ले लेंगे। और कल आपने देखा है कि कैसे वापस फ्रॉड मुनीर ने एक तरह से बोला है कि हम इस बार जम्मू एंड कश्मीर दोनों को लेंगे। तो देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, मेरा तो यही मानना है। सर, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी आपसे कहा कि चौथी बार उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि सिंधु वाटर ट्रीटी को बहाल किया जाए। और फिर बिलावल भुट्टो अपनी सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर कहता है कि हम 6 नदियों का पानी ले लेंगे, हम भारत पर आक्रमण कर देंगे। फिर आप ये देखिए, उनका जो वो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और इनका प्रधानमंत्री सऊदी प्रिंस को फोन करता है कि भारत से हमारी बातचीत करवा दो, हम सारे मुद्दों पर बात करने को तैयार है। सर, सारे के सारे नेता और मुनीर अलग अलग भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से सत्ता के लिए एक तरह से प्रॉब्लम चल रहा है। जो मुनीर है वो टोटली प्रो अमेरिका हो चुके हैं, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो प्रो चाइना है। तो आप ये देखिए, वहाँ पे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं।
और आपने ये भी देखा होगा कि रिसेंटली चाइना ने बोल दिया है कि आपको हम वो हाइपरसोनिक मिसाइल DS-17 वो देने वाले नहीं है। और J-35 की भी बात जो हो रही थी कि पहले बोल रहे थे कि अगस्त 2025 में दे देंगे, उसकी डिलीवरी भी वो लेट करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है चाइना को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप से डील करने से अच्छा है कि हम बलोच फ्रीडम फाइटर से डायरेक्ट बात करें, हम तहरीक तालिबान से डायरेक्ट बात करें। तो चाइना ने एक तरह से अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप के साथ डायरेक्ट बातचीत चालू कर दी है। और यूएस के सामने पाकिस्तान को तो मुनीर ने पड़ोसी दिया है, उन्होंने बोला आपको रिकॉर्डिंग माइंड चाहिए, हम देने को तैयार हैं, आप सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, हम आपके लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी बना रहे हैं, आप इधर इन्वेस्टमेंट करिए, पाकिस्तान में जॉब डालिए, ये सब करिए। और ट्रंप की फैमिली कंपनी ये पूरा काम कर रही है और उसके इन्फ्लुएंस में वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब तक उनका काम निकलेगा तब तक पाकिस्तान को रखेंगे और जिस दिन काम उनका खत्म हो जाएगा वो उस दिन लात मार के निकाल देंगे। अमेरिकन यही कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अभी बोला है कि वो 12,000 किलोमीटर की मिसाइल बना रहा है, तो वो भी वो अगर वो कर लिया तो इसराइल उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि इसराइल छोड़ने वाला नहीं है। इसराइल के एक थिंक टैंक ग्रुप या फॉर्मर बहुत बड़े अधिकारी ने बोल दिया है कि आफ्टर पाकिस्तान इट इज ईरान। बीबी ने खुद भी बोल दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो बहुत सारे एक तरह से रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब इंटरवाइंड है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस में जो आज साथ में काम कर रहे हैं, कल भी दुश्मन हो सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स। तो सिचुएशन बहुत डोसाइल है, डेलिकेट है, फ्लूइड है और चेंज हो रही है बहुत फास्ट। तो आज हमारा जो व्यू है, कल ऐसा हो सकता है कि कल वो व्यू रहे नहीं। जो पाकिस्तान इसराइल को डेटा शेयर कर रहा था, कल वही इसराइल पाकिस्तान को अपना एक तरह से एनिमी मान के उसके ऊपर हमला कर सकता है। दिस इज रियल टाइम पॉसिबिलिटी है, अब मेरा ये मानना है। पर सर, चाइना पर कितना भरोसा किया जा सकता है? आप देखिए कि अगर वो सीधे बलूचिस्तान से बलूच फाइटर्स के साथ बात करने को तैयार है अपने सी पैक के लिए, तो आप सोचिए कि फिर ये जो एससीओ समिट हुआ था, इसमें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें बलूचिस्तान को क्यों डाला? उसमें पहलगाम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। तब तो पाकिस्तान को पटाने की कोशिश कर रहा था ना, खुश करने की कोशिश कर रहा था चाइना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जा रहा है। देखिए, सीपेक का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बलूचिस्तान में किया हुआ है, जैसे ग्वादर पोर्ट से। तो बलूचिस्तान को मेंशन करना चाइना का खुद का इंटरेस्ट में है। उनके 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर उधर इन्वेस्ट किए हुए हैं। और पहलगांव का जो उन्होंने रेफरेंस खुद हटाया है, जबकि आप सोचिए, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जो चाइना का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो वो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। पर चाइना ने एक तरह से ये शॉर्ट टर्म बेवकूफ़ी की है और अपना ही जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया है। स्को का समिट में अगर आप देख रहे हैं कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो समिट हो जाती है नल एंड वाइट। उधर जाके आपने देखा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं रशियन डिफेंस मिनिस्टर से, और उधर हम बात कर रहे हैं सुपर सुकोई को अपग्रेड करने का। हम बात कर रहे हैं कि आप हमको RD-37M मिसाइल दे दीजिए, आप हमें S-500 दे दीजिए, आप हमें पोसाइडन न्यूक्लियर मिसाइल दे दीजिए। हम नए रेंज ऑफ हथियार की बात करना चालू कर दिए। भारत के रक्षा मंत्री ने टाइम वेस्ट नहीं किया, उनको मालूम पड़ गया यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो चलो हम जो काम कर सकते हैं वो काम कर लेते हैं। और आपको मालूम है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से चाइना ने प्लेटफॉर्म दिया जिसमें चाइना भारत अपना इन्फ्लुएंस उनके धरती पे बढ़ा रहा है। और ये चाइना को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभानी है या दिखाना है कि वो निभानी है, और उसके भी इंटरेस्ट है। तो चाइना ने खुद अपना समिट खत्म कर दिया, अपना खुद का रेलेवेंस एक तरह से उन्होंने डाउन कर दिया। G20 का समिट में देखिए, भारत ने इतना एक कॉन्ट्राडिक्शन होने के बावजूद भी वहां पे डिक्लेरेशन जारी किया। उस समय रशिया और यूक्रेन का युद्ध चरम पे था और चीन के राष्ट्रपति नहीं आए थे, ली क्यांग आए थे उस समय भी। और उस समय भी आपने देखा कि बाइडेन के साथ रह के, सब लीडर्स को साथ में रह के उन्होंने डिक्लेरेशन एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। दैट इज अ सक्सेसफुल समिट। और उसी समय आपने देखा कि आईमेक की बात भी निकली थी। तो बहुत सारी चीजें उस समिट में निकली थी, जो उसको एक तरह से डेड ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जैसे सार्क हुआ है। और आगे आपको मालूम है हेड ऑफ द स्टेट समिट होगा स्को का,
तो मेरा मेरा ये मानना है कि जैसे जी जिनपिंग ने पहले G20 समिट स्किप किया और अभी ब्रिक्स समिट स्किप कर रहे हैं, वैसे भारत के प्रधानमंत्री भी इसको समिट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोई औचित्य नहीं रह गया है इसको पालन करने का। क्योंकि एक्चुअली ये है, नाम देख लीजिए ना, शंघाई कॉर्पोरेशन है, इसमें हमारा क्या फायदा है? ये तो हम जब भी अगर इसके अंदर कुछ काम करते हैं, हम चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, इसमें भारत का कुछ मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम यूनाइटेड स्टेट्स यूएनओ में ही रहे ना। व्हाई शुड वी नीड टू क्रिएट अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन? ब्रिक्स हमारे पास है, हमारा काम हो ही रहा है, व्हाई शुड वी नीड अनदर? स्को का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो स्को एससीओ एक तरह से सार्क जैसा डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। और आप जैसे कह रहे हैं कि ब्रिक्स को स्किप करने जा रहे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट, तो लेकिन आप ये भी तो देखो ना सर कि वहां पर उनको इस बात की खुजली कि ब्राजील ने वहां पीएम मोदी के लिए स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट किया है, उनको बड़े स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जहां जहां पीएम मोदी का सम्मान बढ़ता है, वो बातें भी तो जिनपिंग से बर्दाश्त नहीं होती है ना। देखिए, शी जिनपिंग ने फर्स्ट टाइम ये समिट, ब्रिक्स समिट को एक तरह से स्किप कर रहे हैं। आप सोचिए, 2012 में आए थे, स्किपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन कोविड के टाइम पे वर्चुअली उन्होंने समिट को अटेंड किया था। तो यहाँ पे ऐसा है कि रशियन प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वारंट निकाला आईसीसी ने। जी जिनपिंग नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मोदी जी अपना सम्मान बढ़ाएंगे। और आपको मालूम है, ब्रिक्स में अभी ब्रिक्स प्लस भी है, जिसमें इंडोनेशिया है, ईरान है, यूएई है, इथियोपिया है, इजिप्ट है। और आपने देखा है कि लास्ट ईयर हमने इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अल सीसी को रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट में बुलाया था। और इस साल हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांतो, उनको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। दोनों भारत के डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है। अब आप ये देखेंगे कि भारत अपना जो एंगेजमेंट है बाकी ब्रिक्स मेंबर्स के साथ भी करता बढ़ाएगा। ब्रिक्स प्लस मेंबर, और वो भी पार्टनर नेशन भी बहुत है, उन सब के साथ भारत एक तरह से लीडरशिप रोल लेने की कोशिश करेगा, जो चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि चाइना का जो पॉलिसी है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है। हमारा जो है इट इज लाइक म्यूचुअल इंटरेस्ट, हम दोनों ग्रो करेंगे। इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ। तो भारत अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। इट इज गुड दैट जी जिनपिंग नहीं आ रहे। भारत एक तरह से ब्रिक्स के अंदर अपनी लीडरशिप दिखाएगा। और चाइना जब अभी ऐसा है कि फूफा जी बन के बैठे हैं, शी जिनपिंग को बैठे रहने दीजिए। ये दिस इज बेस्ट चांस फॉर अस। पर सर अगर हम वापस पाकिस्तान की तरफ लौटें, तो पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्निक क्यों मांग रहा था चाइना से? वहां पे उसने उस तकनीक का करना क्या है सर? वो तो वैसे भी मुल्ला मुनीर तो आतंकवादियों के हाथों में खेलते हैं। अभी एक दिन पहले देखी कैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी, जहां पर बंद कमरे में वहां का सूचना मंत्री तरार जो था, वो आतंकवादियों के साथ बैठक कर रहा था। तो सर ये तो टेक्निक अगर ट्रांसफर हो भी जाती है पाकिस्तान को, तो आतंकवादी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? भारत ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा है, भले वो रेजिस्टेंट फ्रंट है, जैश ए मोहम्मद है, जो भी इतने भी ऑक्सिलरी, ये एक तरह से पाकिस्तान की ऑक्सिलरी फोर्स है। और आपके अगर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर उधर बैठे थे और उनसे बात कर रहे थे, तो इसका क्लियर कट है, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बता रही है कि दे आर नाउ रीएक्टिवेटिंग द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार वो बड़े बड़े एक तरह से बड़े बड़े फैसिलिटीज नहीं बना रहे, वो डेंस फॉरेस्ट में बना रहे हैं। और बताया जाता है कि बहुत ही छोटे बना रहे हैं, जिसके अंदर एक तरह से सेंसर्स लगे हुए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगे हुए हैं, और एक तरह से सारी प्रणाली लगी हुई है ताकि भारत उसको डिटेक्ट ना कर सके। और इफ दिस ये क्लियर कट बोलता है कि ये लोग, पाकिस्तान जो है वो डाइवर्शन ऑफ फंड्स कर रहा है, जो उसको आईएमएफ से मिल रहा है, एडीबी से मिल रहा है, और यूएस जो दे रहा है। इट मीन्स क्लियरली कि पाकिस्तान इज डाइवर्टिंग इंटरनेशनल एड फॉर टेररिज्म। भारत यही बात हमेशा बोलता जा रहा है। और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतनी जल्दी अगर रेडी हो रहा है उनका, तो इंटरनेशनल फंड्स का डाइवर्शन हो रहा है। और आगे जाने वाली एफएटीएफ मीट में भारत इसको रखने वाला है। पर सर आपको लगता है कि कोई बातचीत का रास्ता, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी के प्रिंस को कॉल किया था कि मैं सारे मुद्दों पर भारत से बात करने को तैयार हूं, आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात करने को तैयार हूं, पीओजेके के मुद्दे पर भी बात करने को तैयार हूं, और पानी पर भी बात करने को तैयार हूं, आपको लगता है ये रास्ता काम आएगा पाकिस्तान के? जबकि भारत दो टूक कह चुका है कि पहले हाफिज सईद को हमारे हवाले करो, मसूद अजहर को हमारे हवाले करो, तब कहीं बात का माहौल बनेगा। दाऊद इब्राहिम को भी हमें मांग करनी चाहिए, उसको भी बाहर भारत से लेके आना चाहिए। तो जब तक ये तीन लोग नहीं आ जाते,
तब तक भारत कोई बात ही नहीं करने वाला। और सेकंड, आपको जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म करना पड़ेगा। आपको जहाँ पे भी आपके जो फैसिलिटीज हैं, आपको बॉर्डर का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा और डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर बाद में भारत का जो ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसका भारत में विलय, वो भी आपको अग्री करना पड़ेगा। जब तक आपने ये अग्री नहीं करोगे, आपको पानी नहीं मिलने वाला। सीधी सादी बात है, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। आप रोते रहो, बिलखते रहो, आप हमें थ्रेट देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भारत चाहे तो कभी भी पाकिस्तान के, अगर चाहे तो इस्लामाबाद को भी बर्बाद कर सकता है। हमने देख लिया कि आपने नूर खान एयरबेस पे देख लिया कि कैसे हमारी ब्रह्मोस ने उनको प्रिसीजन स्ट्राइक लेवल से, हमारी जो नाविक सैटेलाइट से वी कुड अटैक पाकिस्तान एट आवर ओन विल। आज भी हम चाहे तो अटैक कर सकते हैं। और नेक्स्ट बॉम्ब अगर गिरेगा तो मेरे ख्याल से हम अपना अग्निफाई बंकर बस्टर मिसाइल हम उधर भेजेंगे। तो इस बार तो उनको उसको ठीक करने का भी चांस नहीं मिलने वाला। तो भारत वेरी क्लियर कर चुका है। और भारत इसके लिए आपने देखा है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे जो रक्षा मंत्री है वो तो बात ही कर रहे हैं कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर से कि आप S-500 हमको दे दीजिए, आप हमको सुखोई 57 दे दीजिए, आप हमको RD-37M मिसाइल दे दीजिए। तो सारी मतलब शॉपिंग लिस्ट रेडी कर ली है और रूस के साथ हम आगे जाके वेपन्स लेने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ हमसे करार करता है, उस करार को कभी भी कार्यवत नहीं करता है। जैसे जी का इंजन ले लीजिए, अपाचे हेलीकॉप्टर ले लीजिए, या शायद हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन, आप सोचिए MQ रीपर ड्रोन हमने 31,000 करोड़ में ली है। एक वो भी 29 या 30 लेने वाले हैं। एक मिसाइल, एक ड्रोन का 1000 करोड़ दे रहे हैं, उसमें भी वो देने को तैयार नहीं है। तो भारत तो एक तरह से अच्छा ही है, नहीं दे तो बढ़िया है, हम अपना यहाँ पे 50-60 करोड़ में बना लेंगे। सर आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। सर तो क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, ट्रेड डील करना उनको जरूरी है, क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के पास 69.7 मिलियन टन्स जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ओर्स है। भारत उसको अभी तक एक्सट्रैक्ट भी क्या कर रहा था, 3000 टन कर रहा था, और उसको एक्सट्रैक्ट करके वो जापान भेज रहा था। अब भारत सरकार ने बोल दिया कोई आपको और को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी भी डालो। तो बहुत हद तक जो मैग्नेट्स है, जो जरूरत है, वो हम देश के अंदर ही बनाने वाले हैं। और हम एक तरह से चीन से ऑल्टरनेट सप्लाई चेन हम चालू कर चुके हैं। और चीन पे रिलायंस हमको करना भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है उन्होंने अभी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर देना बंद कर दिया। आपको मालूम है फ्लेक्सट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स, जो एप्पल के जो इक्विपमेंट्स थे, वो हमको दे नहीं रहा है। टनल बोरिंग मशीन हमको नहीं दे रहा है। तो भारत सरकार को मालूम पड़ गया चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, और जितना चाइना हमको रोकेगा उतना अच्छा है। क्योंकि आपको मंजू जी एक चीज है, पहले हम वी वर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर फिनिश गुड्स, नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बना लेंगे तो क्या होगा, राइट फ्रॉम ओर से, एक्सट्रैक्शन से, रिफाइनिंग तक, और फाइनल प्रोडक्ट सारा देश में बन जाएगा। तो क्या होगा, भारत एक तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। इससे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और आपने देख लिया कि हमने अभी हमारे पास ऑयल रिजर्व भी आ चुका है, और उड़ीसा में भी हमने देखा है कि कैसे हमको गोल्ड रिजर्व मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम वापस उसको देख रहे हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स को हम ओपन कर रहे हैं। तो भारत एक तरह से बढ़ रहा है। तो अभी हमें से वो रिफॉर्म्स को आगे करने की जरूरत है। और जितना चाइना अडंगा डालेगा, उतना ही भारत के अंदर वो जो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, उसकी फैसिलिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे बनना चालू होगा। और चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन का, वो कम होता जाएगा। सर पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच फंस कर रह गया है, और फिर तीसरी तरफ भारत भी है और चौथी तरफ ईरान भी है और इजराइल भी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर दो नेशन को तो आप, 2-3 नेशन को तो आपने भूल ही गए। फर्स्ट तो टर्की है, सेकंड है सऊदी अरेबिया, थर्ड है यूएई। इनसे भी भीख मांगने जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो जगलर किसको करें, किस किस को सेटिस्फाई करें। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कोई भी उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के जो, इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता देता हूँ, 2-3 साल पहले आप अगर देखेंगे, पाकिस्तान गेट आउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन टर्की। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो बाशिंदे जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वहाँ पे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है। मतलब जो भी गंदे काम है, जो भी इलीगल काम है, वहाँ पे सब जगह पाकिस्तानी रहेंगे।
ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स में देख लीजिए कौन है, पाकिस्तानी है। और आप नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, जहाँ पे भी आप देखेंगे 10 में से 99.99% उधर जो नेशनलिटी रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा। सो पाकिस्तान तो इंटरनेशनल एक तरह से भिखारी नेशन भी है, क्योंकि आपको मालूम है कम कितने सारे भिखारियों को तो उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है, और पाकिस्तान के भिखारियों को उन्होंने पासपोर्ट भी कैंसिल करके रख दिया है। और पाकिस्तान में बताते हैं कि उनकी जो बेगिंग इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर्स की है। तो आप ये सोच लीजिए पाकिस्तान कितना, तो एक तरह से लोग उनसे परेशान हो चुके हैं। और आगे जाके मेरा मानना ये है कि जब पाकिस्तान की जो महत्वत्व रहेगी वो खत्म हो जाएगी, लोग उसको लात मार के बाहर निकालने वाले हैं। चाइना भी वही करेगा और अमेरिका भी वही करेगा। चाइना ने तो बात करना चालू कर दिया बलूचिस्तान और टीटीपी से, तो वैसे ही अमेरिका भी करेगा, उनको मालूम है। और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में बोल दिया गया है, उनके खुद के जो उधर के सांसद है, वो मौलाना जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने तो बोल ही दिया कि बलूचिस्तान आज अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो यूनाइटेड नेशंस विल गिव देम रिकॉग्निशन वेरी सून। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने बोला। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तो हालत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, एक तरह से एक्सेलरेटेड डिमाइस ऑफ पाकिस्तान आप सोच सकते हैं। इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान, ये आप ऐसे बोलिए, इसको पाकिस्तान मत बोलिए, पंजाबिस्तान बोलिए, जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये मेरा सोचना है। सर चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान, वैसे मुल्ला मुनीर जैसे अमेरिका के चरणों में लौट रहे हैं और फिर चीन से भी लताड़ खा रहे हैं, तो बुरे दिन तो उसके शुरू हो गए। लेकिन रही सही कसम, वो जो वाटर बम भारत ने फोड़ा है उसने पूरी कर दी है। अब वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घूमते रहे, बात बनने वाली नहीं है। मैसेज भेजे जा रहे हैं सऊदी की तरफ से कि हाँ हम बात करने को तैयार है, लेकिन भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। यानी कि पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन बहुत दूर है। सर आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।